जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज का करंट अफेयर लेकर आए हैं। 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग इसको लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे कौन कौन से प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर कौन सी क्लासेस चल रही हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसमें, तो आप लोग का काम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हम अपना काम करते हैं, आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बधिर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व बधिर दिवस, यानी वर्ल्ड डीफ डे। डीफ मतलब जिनको कानों से नहीं सुनाई देता उन्हें बधिर कहते हैं। तो विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है आज 23 सितंबर को। इसके अलावा सांकेतिक भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, क्योंकि जो बधिर होते हैं वो सुन नहीं सकते तो उन्हें संकेत से समझाया जाता है, तो इसके अलावा मनाया जाता है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही मनाया जाता है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को क्या क्या मना दिया जाता है? विश्व बधिर दिवस और सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के जो एक प्रसिद्ध कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, आप इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे। इनका जन्म भी आज 23 सितंबर को ही हुआ था। इनका रश्मि रथी जो है बहुत ही बेहतरीन काव्य है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। वैसे इन्हें जो है कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बाकी इनका जो रश्मि रथी है आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे पढ़ के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसमें आपको पूरा वही है जो जब कृष्ण भगवान दूत बन के जाते हैं तब उस बारे में उसमें बहुत अच्छा उसमें वर्णन किया है इन्होंने। तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तब अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिम्बलैक्स टर्बन्स को फिर से खोजा गया है? तो ये देखिए, जो पौधा है कौन सा, सिम्बलैक्स टर्बन, ये खो गया था लंबे समय तक और इसे फिर से खोजा गया है। अगर हम स्मिलैक्स टर्बन्स की बात करें तो स्मिलैक्स टर्बन्स जो है शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खोजा गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कब खोजा गया था? 1911 से 1928 तक हमें ये पौधा दिखाई देता रहा है, उस समय खोजा गया था। उसके बाद ये लगभग पूरे 100 साल या 95 या 100 साल लगभग गायब हो गया था। अब ये पुनः मिला है। कहाँ पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश में हमने इस पौधे को देखा है। इस पौधे को खोजने के लिए जो ये खोजा गया है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो पौधा है ये लंबे समय से लुप्त हो चुकी पौधे की प्रजाति स्मिलैक्स टर्बन्स का पौधा है और इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। इसके जो गुण होते हैं इस पौधे के बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को शुद्ध करता है, हानिकारक पदार्थों को साफ करता है। इसलिए इस पौधे के बारे में इतनी बात हो रही है और ये लगभग 95 या 100 साल बाद खोजा गया है दोबारा से। कहाँ पर खोजा गया? स्मिलैक्स टर्बन्स पौधा ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे 2023 के सबसे विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया गया? आप जानते होंगे ट्रेडिंग क्या रहती है। तो ट्रेडिंग एक तरीके का अनुमान है कि जो लगाया जाता है कि बाज़ार कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा, तो उससे ट्रेडिंग करके आदमी पैसा भी कमाते हैं, बहुत लोग गंवाते भी हैं, अगर ढंग से गणना नहीं कर पाते, ढंग से सीखे नहीं होते। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड दिया गया है, सबसे विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड 2023 के लिए दिया गया बिनोमो को। अगर हम बिनोमो की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसे शुरू किया गया था और इसे 2023 के सबसे विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया गया है।
देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी। 2023 में बिनोमो को वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक अवार्ड्स और इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड्स में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 मतलब 2 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 के लिए इसे 2 पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा ये क्यों इसे पुरस्कार दिए गए हैं? बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 बिनोमो को सबसे उपयोगकर्ता अनुकूल और सीखने में सबसे आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसलिए क्योंकि ये सीखने में सबसे अनुकूल है और आसान ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, इसलिए जो है इसे ये पुरस्कार दिए गए हैं। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तो है ही, इसलिए ट्रस्टेड वाला अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई? तो आप जानते हैं G20 2023 की जो मेज़बानी कर रहा था, यानी अध्यक्षता भारत कर रहा था। अब 2024 की कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो जो 2023 में जब अध्यक्षता कर रहा था तो चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही थी। 4 बैठक हुई थी। तो चौथी बैठक जो है वो कहाँ पे हुई थी? चौथी और अंतिम बैठक खजुराहो में हुई थी। पहली बैठक की अगर बारे में हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी पुणे में, दूसरी हुई थी विशाखापट्टनम में, तीसरी हुई थी ऋषिकेश में। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और ऋषिकेश उत्तराखंड में। ये 3 पहले बैठक हुई थी। फिर चौथी हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये बैठक हुई। बैठक की जो मेजबानी और अध्यक्षता भारत सरकार ने की और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ साथ सह अध्यक्ष भी थे 2। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सह अध्यक्ष के रूप में इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2000, आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि G20 जो ग्रुप है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब डेट आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा G20 ग्रुप की फॉर्मेशन की डेट। गूगल करिए चाहे जहाँ से करिए, आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 के लिए कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये देखिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया है, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए? तो ये देखिए, कृषि जो सूचकांक आया, कृषि मजदूर सूचकांक आया, उसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है। और ग्रामीण श्रमिकों का जो सूचकांक आया है, मतलब ग्रामीण मजदूर सूचकांक जो आया है, वो उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। ये जो है कृषि मजदूर सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर और ग्रामीण मजदूर सूचकांक में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? मेघालय में हुई है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में नदी उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा, मतलब मनाया जा रहा है? क्योंकि ये कल 22 सितंबर से शुरू हो गया और ये 24 सितंबर तक चलेगा नदी उत्सव, इसलिए जो चौथा संस्करण है सितंबर 2023 में मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। और देखिए, चौथे नदी उत्सव का आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और दिल्ली के राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन द्वारा किया जा रहा है 22 से 24 सितंबर तक। इसके अलावा यह जो उत्सव है नदी संस्कृति, इसकी परंपरा, रीति रिवाजों और जल ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। तो याद रखिएगा, ये जो नदी उत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब तक? 22 से 24 सितंबर तक, यानी कल से शुरू हो चुका है, जो बीता हुआ कल था, और कल तक यानी आने वाले कल तक चलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और 1-2 बात बता देते हैं कि इसमें जो है इसमें कठपुतली शो का आयोजन किया जाएगा और चर्चाओं के मतलब संवाद भी स्थापित किया जाएगा, विभिन्न लोगों के मध्य चर्चाओं के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू द्वारा लिखित उपन्यास का क्या नाम है जिसे सितंबर 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय मूल की जो उपन्यास लेखिका हैं
चेतना मारू उनका एक जो उपन्यास है, उनका उपन्यास सितंबर 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उनके उस उपन्यास का क्या नाम है? उनके उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। याद रखिएगा, क्या नाम है? वेस्टर्न लेन उनके उपन्यास का नाम है। लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस उपन्यास का कथानक क्या है? एक अप्रवासी पिता द्वारा परिवार को एकल माता पिता के रूप में पालने की प्रयासों की पड़ताल करता है। तो इसमें जो स्टोरी है, एक अप्रवासी पिता है जिसमें वो सिंगल पेरेंट बनकर ही अपने बच्चों को पालने का प्रयास करता है, उस बारे में इसमें कहानी है। तो याद रखिएगा, चेतना मारू का जो उपन्यास है वेस्टर्न लेन, उसे 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, किस गोल्ड कंपनी ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है? तो सबसे पहले हम मेटावर्स की बात कर लेते हैं। मेटावर्स क्या है? जो फेसबुक कंपनी है, मतलब फेसबुक की पेरेंटिंग कंपनी कह सकते हैं। फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया था मेटा। तो मेटा ने क्या किया है? वर्चुअल रियलिटी स्पेस बनाया है। वर्चुअल रियलिटी स्पेस बनाया है, उसी को मेटावर्स नाम दिया है। ये क्या है? कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर सकते हैं। कुल मिला के कंप्यूटर द्वारा तैयार वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। यहाँ पर हम घर भी बना सकते हैं, अपना शॉप भी खोल सकते हैं, शॉपिंग मॉल खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उनने इस तरीके से जो है एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस बनाया है। तो जो है कौन सी गोल्ड कंपनी ने अब भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया? तो ये किया है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने। मेटावर्स पर अपना पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया। इसका नाम इनने क्या रखा है? इसका नाम रखा है इनने सेनकोवर्स। क्या नाम रखा है? सेनकोवर्स। इन्होंने इस जो शोरूम लॉन्च किया ज्वेलरी का, इसका नाम रखा है सेनकोवर्स। अब हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने सेनकोवर्स नाम दिया है। अभी हमने आपको बताया, यह पहल ग्राहकों को घर बैठे आभूषणों की खरीदारी करने का और एक नया और व्यापक तरीका प्रदान करता है। मतलब ग्राहक वहां से आभूषण भी खरीद सकते हैं। वो जो उन्होंने ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है, वहां से आभूषण भी खरीद सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पहलवान ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो जो विश्व चैंपियनशिप में है 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने जीता है। तो अंतिम पंघाल ने विश्व कांस्य और पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने कोटा जीत लिया है। याद रखिएगा, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। कुल मिला के ये 2023 के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने पर तो इन्होंने इसी वर्ग में क्वालिफाई किया है जो पेरिस खेल हो रहे हैं उनके लिए। तो जो अंतिम पंघाल हैं 2023 पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने पेरिस में जो ओलंपिक होने हैं उसके लिए 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो पहली जो बनी है वो है अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम वर्ग में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? कल हमने आपको बताया था कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। गेंडे की सभी 5 प्रजातियों का जश्न मनाने के लिए तथा उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व गेंडा दिवस समर्पित है। पहली बार अगर हम गेंडे के संकट के बारे में बात करें तो गेंडे का संकट 1990 में अफ्रीका में शुरू हुआ था। 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व गेंडा दिवस की घोषणा कर दी कि हर वर्ष 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया? असम से तो आप जान ही गए होंगे कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा ही मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया गया। इसमें इस अभियान के तहत उन्होंने क्या किया है? इस अभियान के तहत वो युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री असम अभियान योजना इन्होंने शुरू की है।
तो जो युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की इनकी पहल है। इसका लक्ष्य जो है, इस योजना का 2 लाख युवाओं को 2-2 लाख रुपए देकर आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे 2-2 लाख रुपए देंगे तो वो अपना कोई स्टार्टअप या रोजगार खोल सकें, तो अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है 23 से 24 सितंबर को शुरू हो गई है, मतलब आज से शुरू हो गई है। और असम में युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रयास है। असम आत्मनिर्भर जो योजना चलाई है सरकार ने। अगर हम असम की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? अगर हम विश्व बांस दिवस की बात करें तो हाल ही में कब मनाया गया विश्व बांस दिवस? 18 सितंबर को मनाया गया है। हमने आपको बताया था कि पहली बार 2009 में विश्व बांस दिवस मनाना शुरू किया गया था, और ये किस लिए किया गया था? कि बांस की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीत लिया है? तो हमारे प्यारे देश भारत ने ही 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसने एशिया कप के फाइनल में जो आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में हुआ, उसमें श्रीलंका को 10 विकेट से मात दे दी। श्रीलंका की टीम मात्र 50 रन पर ढेर हो गई थी और 21 रन दे के 6 विकेट लिए हैं। किसने? मोहम्मद सिराज ने। इन्हें ही इस मैच में, फाइनल मैच में, मैन ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव बने हैं इस एशिया कप के। इन्होंने इसमें 9 विकेट हासिल किए। और फाइनल में कैच ऑफ द जो मैच बने हैं वो हैं रविंद्र जडेजा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो ये लागू कर चुकी है। इसकी लागू करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। कब? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कहाँ के? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित किया गया? दिव्यांग जन का जो महाकुंभ आयोजित किया गया है वाराणसी में किया गया है। और वाराणसी में जो दिव्यांग जन के जो उनके उत्पाद वगैरह होंगे उनको इसमें दिखाया जाएगा। और ये 10 दिवसीय उत्सव है। इसका आयोजन किया जा रहा है, 10 दिनों तक ये चलेगा। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 17 सितंबर से की गई और ये बनारस के टाउन हॉल पार्क में इस समय आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ, वे कौन थी? तो गीता मेहता जो हैं ये एक लेखिका और फिल्म निर्माता थी। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के लिए 14 लगभग टीवी शो इन्होंने बनाए। और इन्होंने जो बुक लिखी थी, बुक का नाम है कर्मा कोला, ए रिवर सूत्र और राज एंड इंटरनल गणेशा। ये इनकी प्रमुख बुक है। कौन कौन सी? कर्मा कोला, ए रिवर सूत्र, राज एंड इंटरनल गणेशा, ये इनकी प्रमुख बुक हैं। और सबसे प्रमुख जो बात याद रखने की बात है, ये जो गीता मेहता हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, उनकी बड़ी बहन थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सिंगापुर जो ग्रांड प्रिक्स है 2023 किसने जीता है? ये जीता है कार्लोज सेंज ने। कार्लोज सेंज कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये फरारी टीम से संबंध रखते हैं कार्लोज सेंज। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लगातार 10 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मैक्स वेरस्टेपन के। लगातार 10 जीत के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि मैक्स वेरस्टेपन जो है लगातार जीत दर्ज कर रहे थे। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो सर्गियो पेरेज ने जीती है। इसके अलावा जो ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है कार्लोस सेंज ने जीती है। इन तीनों के अलावा बाकी जो जीती हैं 2023 की ग्रैंड प्रिक्स वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो ये किसने घोषणा की है इसकी? पंजाब सरकार द्वारा घोषणा की गई है। वहाँ के कृषि मंत्री द्वारा कहा गया है कि अमृतसर के चोंगवा ब्लॉक में अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत इसकी की जाएगी।
तो ये अवशेष मुक्त बासमती चावल क्या है? अवशेष मुक्त से मतलब है कि इसमें न्यूनतम जो है रासायनिक उर्वरकों का या फिर बिल्कुल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो शांति निकेतन कहाँ पे है? आप सभी जानते होंगे, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1901 में इन्होंने एक छोटे से स्कूल के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की थी और 1921 में ये क्या होता है? ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा बन जाता है। तो शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया है। तो ये शांति निकेतन कहाँ है? ये है वीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल में। ये वीरभूमि जो है ये ज़िले का नाम है, पश्चिम बंगाल राज्य का नाम है, वहाँ पर स्थित है। अगर हम शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने भारत में स्थित 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में दिया गया था? आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की? तो जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है इसकी शुरुआत किसने की है? ये अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा शुरुआत की गई है। राज्य के भीतर जो श्रम शक्ति है उसको लाभ पहुंचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीएम पेमा खांडू द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। हमने आपको ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में काजी फैज ईसा को किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जो काजी फैज ईसा है पाकिस्तान के जो हैं 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो भारत का पड़ोसी है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत के साथ सीमा बनाता है। और ये कौन सी सीमा के स्थित है बीच में? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो बनाती है रेड क्लिफ लाइन बनाती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और वर्तमान में जो पाकिस्तान में कार्यवाहक पीएम के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? अनवर उल हक काकर। क्या नाम है? अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको लाइक करिए। इस पर जो भी प्रश्न पूछे जाए कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। हम अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का, आप सभी लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम अपने हाथ में लीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे फ्रांस का शेवेलियर ही एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेसलेट्स पुरस्कार मिला है? तो थोड़ी अवार्ड्स का नाम थोड़ी बड़ा है तो याद रखिएगा, शेवेलियर ही एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेसलेट्स पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये 2023 के लिए किसे दिया गया है ये पुरस्कार? ये दिया गया है राहुल मिश्रा जी को दिया गया है। राहुल मिश्रा जो हैं क्या हैं? भारतीय डिजाइनर है, मतलब फैशन डिजाइनर है राहुल मिश्रा जी। इन्हें 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांस का। अगर हम 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था तो ये दिया गया था अरुणा साईराम को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ये हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तरीके से इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया है? ये जो सिंगापुर का शीर्ष पुरस्कार है उसका नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड।
तो उससे सम्मानित इन्हीं को किया गया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। अब ये जो ली कुआन यू जिनके नाम पे ये फेलोशिप दी जा रही है, ये कौन थे? ये सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो जो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा जो हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है। अगर हम पायल छाबड़ा जी की बात करें तो ये 2021 में अम्बाला जो कैंट है वहाँ पर जनवरी 2021 में कहा जाए किसके रूप में नियुक्त हुई थी? कैप्टन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। अब ये पैरा कमांडो में पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं पायल छाबड़ा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी जिम्मेदारी, आप आगे बढ़ाइए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपसे बने करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।